नमस्कार, मैं हूं साहिल मंडल और आप देख रहे हैं सच्चाई आप तक 24। आज हम आए हैं पूनम हेल्थ केयर। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे और बहुत सारा पेशेंट यहां पे आते हैं। आज रात है, अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और इस समय भी आपको हम दिखाएंगे बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ पे। और आज हम बात करने के लिए, खास मुलाकात करने के लिए समझिए हम आए हैं। यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब राकेश रोशन चौधरी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो आप इलाज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ के पेशेंट के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा झंझारपुर मेडिकल लाइन से थोड़ा सा डिप्राइव एरिया है। आप दरभंगा बगल में है। दरभंगा एक डॉक्टर का हब है। आप कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, लॉट ऑफ डॉक्टर हर डिपार्टमेंट में MD DM सब भरे हुए हैं। आप मधुबनी में भी थोड़ा बहुत है, झंझारपुर में इसका लैकिंग है। MD डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के यहाँ तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 2 या 3 MD डॉक्टर होंगे, फिर MBS है और मैक्सिमम तो डॉक्टर ऐसे हैं यहाँ पर जो मतलब कि MBS भी नहीं है, बस RMP या फिर जिसको हम थोड़ा सा डॉक्टर कर सकते हैं, उसी के भरोसे पूरा झंझारपुर है। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो MBS नहीं है, दूसरे पैथी के हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, लेकिन वो लोग एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। जिस चीज़ की आप डिग्री नहीं ली है उसका प्रैक्टिस करना ठीक नहीं है। तो हम दरभंगा से मेडिसिन PG किए हुए हैं। सफदरजंग से हम वहाँ पर UNC मेडिसिन में हम रेसिडेंसीशिप किए और फिर मधुबनी मेडिकल कॉलेज में SR मेडिसिन काम किए। पारस में SR कार्डियोलॉजी हम 1 साल काम किए। अभी फिलहाल हम DMCH में पोस्टेड हैं और यहाँ पर हम 6-7-8 साल से हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हजारों पेशेंट से तो मेरा जैसे कि फैमिली का रिश्ता बन गया है। पहले मेरे लिए फैमिली पहले है और पेशेंट बाद में। और कम से कम 50-60 गांव में तो हम खुद जाके मेडिकल कैंप किए हैं। और हर गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बस एक फैमिली की तरह हैं। हम जाते हैं, गांव का रिव्यू मिलते रहता है, तो एक तरह से प्रैक्टिस करते ही हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर रश्मि अपना जो गायनी डिपार्टमेंट से DMCH में हॉस्पिटलशिप की, वो महिला पेशेंट को देखती है। हम यहाँ मेडिसिन पेशेंट को देखते हैं। मेडिसिन के अलावा चूँकि रिमोट है यहाँ पर, SC में डॉक्टर नहीं है, SC के पेशेंट को भी देखते हैं। कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट भी न्यूनेटल को छोड़ के वो भी हम देखते हैं यहाँ पर है। तो अच्छा लगता है कि हर तरह का जो रेयर केस जो टाउन में DMCH में दरभंगा में नहीं मिल पाता है, वो चीज़ यहाँ हमको देखने मिलता है। जो हम हैरिसन में पढ़ते हैं, हैरिसन में मेडिसिन का बुक है, तो वो सी चीज़ यहाँ पर हमको मिल जाता है। जो रेयर केस मिल जाता है, उस चीज़ को देखना, पढ़ना, फिर ट्रीट करना, और पेशेंट में ठीक होकर आते हैं तो फिर खुद सर्टिफिकेटों से पढ़ता अच्छा भी लगता है। बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट जो जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट आया, कार्डियक फेल्योर हुआ, रीनल फेल्योर हुआ, CKD का पेशेंट है, पोलरी फ्यूजन है, ट्यूबरकुलोसिस का कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, सोलाइटिस का पेशेंट आता है। हर तरह के पेशेंट को हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का इमरजेंसी सुविधा फुल फ्लेज नहीं है, हम लोग रखे हुए हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई मेरे पास है, मेरे पास कार्डियक मॉनिटरिंग बेड है, कार्डियक व्यवस्था है। फिर भी एक और उसको हम धीरे धीरे अपग्रेड करते हुए इसको आगे रखेंगे और स्टाफ का क्वालिटी स्टाफ रखेंगे हम। और फिर भी हम जितना हो सके हम पेशेंट को ट्रीट करके स्टेबल करके हम आगे भेजते हैं। और आगे भी हमें डॉक्टर से कंसर्न है, DM है, जो भी गैस्ट्रो में, न्यूरो में, कार्डियो में, उनके पास भेजते हैं और पेशेंट से फॉलो पे रहते हैं। तो हम और यहाँ पे एक बात और जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि पूनम हेल्थ केयर में 0 से 6 मंथ का जो शिशु होते हैं उनका इलाज किस तरह से करते हैं आप? छोटे बच्चे एक तरह से अगर हम सबसे देखते हैं, छोटा बच्चा में हम लोग स्कोर देखते हैं, एम्पर स्कोर देखते हैं। पेशेंट हमें लगता है कि बच्चा 3-4 चीज, बच्चा अपने से एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, पहला बात, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, बच्चा जो है उसमें कोई सांस में तेजी नहीं है, एक लोकल भाषा बोलते हैं सीना नहीं मार रहा है ना, और इसी तरह कोई रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में जो नॉर्मल पेशेंट सर्दी खांसी बुखार जो भी रहता है नॉर्मल, उसको हम ये देख लेते हैं।
निमोनिया पेशेंट रहा, अगर हमें लगता है नहीं बच्चे को हमको अब जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा है, इसको फोटोथेरेपी जरूरत पड़ेगा, या फिर अगर बच्चे को अगर हॉस्पिटलाइज करना है तो हमें स्पेशली जो बच्चे के डॉक्टर पेडियाट्रिशियन है उसके पास रेफर करते हैं। ओपीडी पेशेंट को हम जो बाहर जाने में सक्षम नहीं है वो उसको हम टेकल करते हैं, और मेरे हिसाब से लगभग सारे बच्चे हमारे क्योर करते हैं। और एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो पेशेंट लोग आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, अभी तक आपके सामने जो कौन सा ऐसा पेशेंट हुआ जो आपको दिक्कत बहुत हुआ उनको इलाज करने में? दिक्कत देखिए, कुछ पेशेंट को हम लोग टेकल नहीं कर पाते हैं। टेकल नहीं करने के कारण है कि जो अटेंडेंट का एटीट्यूड रहता है। जैसे मेरे पास पेशेंट आए हुए थे पॉइजनिंग का, हमको लगा हम एज यहाँ पर आवाज करके हम अपने तो पूरा कोशिश करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट उस केस में भी अटेंडेंट जो है गारंटी मांगते हैं, सर आप ठीक कर पाइएगा नहीं ठीक कर पाइएगा। 10-12 अटेंडेंट आ जाएंगे तो फिर उसमें डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएगा? तो हम साफ बोलते हैं हम गारंटी कैसे देंगे? हम आपके पॉइजनिंग पेशेंट को, हम आपके स्नेक बाइट पेशेंट को, हार्ट अटैक पेशेंट को गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो 3-4 केस ऐसा आया है, तो 2-4 पेशेंट ऐसे आया है जिस पेशेंट को हम जानते हैं ठीक कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू एटीट्यूड ऑफ पेशेंट अटेंडेंट हम उसको पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो उस केस में हमको बहुत बुरा लगता है। फिर पता चलता है पेशेंट को दरभंगा आया है, सर जानने से पहले पेशेंट डेथ कर जाता है, और हमको भी कहीं कहीं आसानी होता है, हम मजबूर होते हैं कि उस सब केस में गारंटी कैसे कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट टेकल करके किया मेरे पास, अगर पेशेंट यहाँ डेथ हो जाता है उस पेशेंट में अटेंडेंट तो हम ही को दोषी बताएंगे, डॉक्टर साहब इलाज नहीं कराए, मर गए, हम बाहर हमको बोल देते हैं, हम बाहर चल जाते हैं। बाहर के दुनिया में कहीं भी जाइए कुछ ऐसा कंडीशन है डॉक्टर से कोशिश कर सकता है, बाकी भगवान के हाथ में है। वो सब पेशेंट में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। कितना अभी कल ही एक पेशेंट चाचा जी आए थे, तो हार्ट अटैक का पेशेंट था, हम स्टेबल करके सॉलिटेट देके उनको जो भी होता है कोपिडेग्रेल डिस्प्रिन सब देके चाचा जी ने स्टेबल किया। फिर इलाज से चाचा जी से बोल रहे हैं कि उनसे क्या आत्मीय संबंध बन गया था। फिर हम उनको रेफर किए गंगा में कार्डियोलॉजी के पास में। फिर पता चला कि चाचा जी को फिर सेकंड अटैक रात में आया और चाचा जी चल बसे। तो ये सब चीज़ में थोड़ा दुख लगता है, बुरा लगता है कि लेकिन डॉक्टर भगवान तो नहीं कोशिश करते। एक और सवाल आपसे था सर कि अगर मान लीजिए अभी जो है सो बहुत हालात ऐसे हो गए कि पैरालिसिस के बहुत पेशेंट आ गए हैं, तो वो पैरालिसिस का आप इलाज किस तरह से करते हैं, उससे बचने का क्या उपाय है ये भी थोड़ा बताएं। हम आपको पैरालिसिस के अलावा कुछ पहले बेसिक बीमारी का बताते हैं आपको। हम पैरालिसिस थोड़ा सा ऊपर चीज हो गया। सबसे पहला केस हम जो देखते थे यहाँ पर हम वो देखते हैं टाइफाइड का केस देखते हैं। तो टाइफाइड का केस सबसे बात यह है कि आप इलाज करने से ज़्यादा बेटर है कि हम बीमार कैसे न पड़े इस चीज़ को जानना। तो एक बहुत सी सीरियस बात है कि हर बीमारी का कुछ जो इन्फेक्टिव है कुछ क्लू है, उस इन्फेक्शन से दूर रहेंगे तो इन्फेक्टिव बीमारी से हम दूर रहेंगे। जैसे टाइफाइड लीजिए, टाइफाइड होता है गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से। और हम हाथ बाजार का कहीं गिलास का कोई पानी नहीं पिए, उसी पानी गिलास में कोई रिक्शा वाला ठेला वाला इन्फेक्टेड पर्सन पानी पिया होगा, हम भी पी रहे हैं, तो हम तो एक तरह से आप मुझे मार कर रहे हैं कि टाइफाइड आइए हमको हो जाइए आप। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे खुद अपने पानी की बोतल लेके जाएंगे, उसको पियेंगे, बाहर का सामान सब नहीं खाएंगे, घर में सब्जी लाते हैं ऐसा सब्जी को धो के बनाएंगे, तो टाइफाइड से हम बचे रहेंगे। पेशेंट को भी बोलते हैं कि साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा दवा सब कुछ नहीं हो सकता है। फिर दूसरा आपका मलेरिया है, सब जानते हैं मच्छर काटने से होता है। तो उसमें करना क्या है कि आप जब भी सोसाइटी में केस हुआ पता चला, आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, आसपास साफ सुथरा रखिए, आप मच्छरदानी में रहिएगा दिन में रात में, और दिन में मच्छर से बचिएगा, इधर उधर जंगल गाछी नहीं जाइएगा। अगर फिर बुखार आता है, वो ठंडा देके आता है खास पेट के बाद, तो डॉक्टर से मिलिए, तो मलेरिया से बचिएगा। अब डेंगू भी अपने बढ़ने लगा है, दिल्ली बॉम्बे में केस आता है, वो लोग यहाँ आए पर उनको कोई मच्छर काटा, मच्छर फिर दूसरे आदमी काटेगा, वो भी डेंगू के पेशेंट हो जाएंगे। डेंगू पेशेंट में करना होता है हाइड्रेशन, पानी खूब पीजिए अच्छा से, और डॉक्टर से टच में रहिए, प्लेटेट काउंट हम लोग देखते रहेंगे, हम हेमाटोक्रिट देखते रहेंगे, हम अकॉर्डिंग इलाज करेंगे। इन्फेक्शन के इलाज डायबिटीज ले लीजिए। डायबिटीज के इलाज के लिए चाहिए कि आप डाइट कंट्रोल नहीं कीजिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो मुश्किल होगा।
आप डाइट कंट्रोल में क्या करना है, आप जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको थोड़ा सा लिमिट कीजिए। आप चावल रोटी थोड़ा कम खाइए, चावल रोटी में चावल उसके साथ खाना छोड़ मत दीजिए। छोड़ने के लिए आलू को त्याग दीजिए, 90% है तो। फिर चावल जितना लीजिए उससे थोड़ा ज़्यादा दाल होना चाहिए। हरा सब्जी वो लीजिए, खाना में सलाद लीजिए, और खाना के इंटरवल खा सकते 8 बजे खाए, 2 बजे बीच कुछ खाना नहीं, पूरा गैप होना चाहिए। फिर रात में खाना खाइए, डॉक्टर से टच में रहिए, शुगर खाते रहिए। प्रत्येक दिन में 15 मिनट ब्रिक्स एक्सरसाइज, मतलब ऐसा एक्सरसाइज जिससे देह में पसीना आए सुबह में, वो कीजिएगा। डाइट कंट्रोल रखिएगा, डॉक्टर के टच में रहिएगा, तो डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। डायबिटीज अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, परहेज कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर आप पैरालिसिस के बोले, पैरालिसिस में देखते हैं कि 2-3 काउज रहता है। एक सबसे बड़ा काउज है बीपी बढ़ने से। हाई बीपी होने से जब भी 180, 90, 200 क्रॉस करने लगता है तो यह तो इन्फाक्शन का मतलब कि माथा का नस का कमजोर होना, और या तो अगर हेमेज हो गया, हेमेज के केस में अगर माइन्यूट हेमेज है, अपर पार्ट में है और ब्लीडिंग रुक गया तो पेशेंट बच जाता है, कुछ डिफॉल्ट रह जाता है। अगर मैसिव हेमेज होगा तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्शन में होता है कि नस कमजोर हो गया, अब आप दूसरे अटैक में हेमेज के पेशेंट हो गए, डॉक्टर से मिलिए, दवा खाते रहिए, हम लोग दवा देते हैं, और टेंशन स्ट्रेस से दूर रहिए। खाना में नमक कम रहेगा, है ना, थोड़ा बसा वाला खाना कम कीजिएगा, तो उससे भी कंट्रोल रहिएगा। हार्ट अटैक के केस में भी आपको हार्ट अटैक केस में थोड़ा सा आपको हार्ट फेल्योर का केस हो रहा है, उस केस में नमक थोड़ा कम लीजिए, है ना, पानी अमाउंट कम लेना पड़ेगा, दवा से टच में रहिए, और हमेशा 60+ में हो, कोई प्रॉब्लम चाहे हो चाहे नहीं हो, शुगर, बीपी, ईसीजी आपको करना ही करना है। आपको घंटी बजा के आपको शुगर नहीं बढ़ेगा, घंटी बजा के बीपी नहीं बढ़ेगा, कोई आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर अर्ली आ जाइए, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो आप हो सकता है कि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लेट पता चलता है। मेरे पास कितना % वहाँ से प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम है, हमको दर्द हो रहा, आते 1% रास्ता में घबरा जाते हैं। वही पेशेंट अगर 2-4 दिन पहले आते हैं, ड्रग शुरू कर दिए रहते तो हो सकता है पेशेंट बच जाए। इसलिए 60+ में जो ही एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए आप। आपका ये सुझाव बहुत अच्छा था। और सर आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे, अभी जो है सर बहुत सारे पेशेंट बच्चे लोग में जो चमकी की बीमारी सुनने को आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना, उससे बचा कैसे जाए? देखिए, चमकी दंगा लोगों में बोलिएगा तो थोड़ा कम है। आपका मुजफ्फरपुर में एक जापानी इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है, वो वायरस बहुत संक्रमित होता है एक बच्चे दूसरे बच्चे में, और छोटा बच्चा में होता है। और वहाँ खासकर बोलते हैं लीची खाने से अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम होता है, उस केस में वायरस का ज़्यादा असर होता है। वो मच्छर काटने से होता है वायरस, मच्छर उसका वेक्टर है ना, तो कुलेक्स मच्छर होता है, गया में ज़्यादा होता है, और उससे दंगा में कुछ बनने लगा तो चमकी जो एक सिंगल बच्चा का चमकी होने का बहुत कारण हो सकता है, लेकिन एक मास स्केल में बहुत सारा बच्चा को हो रहा है तो होगा वो जापानी इन्फ्लुएंजा। और चमकी वैसे बच्चा में हो रहा है तो एक कारण हो सकता है कि जैसे जो बच्चा जंग से फंस जाता है उस केस में ज़्यादा चांस रहता है, जंग का जो बच्चा रोता नहीं रहता है उस केस में ज़्यादा चमकी होने का चांस रहता है। उस सब बच्चों को हम लोग दवा दे के इलाज करके, और लबा करना पड़ता है, फिर वो बच्चा ठीक होने का चांस रहता है। और कितना सर ये एक और केस देखने को मिला था, बहुत सुनने को भी मिल रहा है कि बच्चे लोग का सिर टेढ़ा हो जाता है, उसका कोई उपाय होता है? तो बच्चा लोग का सिर टेढ़ा कैसे वो कर सकते हैं, एक हाइड्रोसेफलस होता है कि वो हो जाता है, वो कंजाइटल बुधमाइस होता है, कंजाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। उसमें 2 टाइप का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। तो हम लोग भी देखते हैं कुछ, उसमें हम जो न्यूरो सर्जन हैं या फिर पेडियाट्रिक सर्जन हैं उनसे भी राय लेते हैं। कुछ केस में तो दवा से अगर पता चल गया ऑब्स्ट्रक्टिव है या कोई अगर एटोलॉजी आपका है, बैक्टीरियल एटोलॉजी है, ट्यूबरकुलर है, तो एटीटी देके उसको फिर दवा देते हैं, उसको सुरन कम करने का हुआ, उससे नहीं होने वाला रहता है। तो जैसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का रहा, उस केस में सर्जरी करना जरूरी हो जाता है। एक टाइम किया जाता है, संट लगा दिया जाता है, फिर एड होने पर किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो माथा पानी भर गया उसको धीरे निकाल के ठीक किया जाता है। ज़्यादा रखने से दिक्कत हो जाता है। मेरे पास कुछ के साथ रहते हैं, हम
फर्स्ट स्टैंड देख के जो भी हाइड्रोसप्लस केस रहता है, एक बार उस केस को हायर सेंटर, हम जो पैटिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, उसके पास रेफर करते हैं, फिर उनसे राय लेके हम लोग उस ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं, बच्चे के ट्रीटमेंट में। तो सर एक और बात जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे जो पेशेंट लोग आते हैं वो पेशेंट जो आपसे इलाज करा के जाते हैं, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आपके पास क्या आता है? जहाँ तक हम इसको स्वाभाविक मानेंगे हम कि अगर हम 100% लेके मन देखे 100% देखते हैं या 100% पेशेंट में मेरा अपना रेशियो लगता है कि हम 95% पेशेंट मेरा क्योर होता है। भगवान का आशीर्वाद समझिए या फिर पेशेंट से आत्मीय संबंध बन जाता है, पेशेंट हम सफाई करते हैं। 4 या 5% पेशेंट ऐसे हैं कि उसको ठीक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें से 4 या 5% पेशेंट में से 2-3% ऐसे होते हैं कि नहीं, उसको हमको आगे भेजना पड़ेगा, हमको डीएम के पास सुपर स्पेशलिस्ट भेजना पड़ेगा। उनको वहाँ भेजते हैं, वहाँ से फिर पेशेंट क्योर होकर आते हैं। जैसे कि मेरे पास पेशेंट, हम अच्छा एग्जाम्पल देंगे, एक मंडल जी आए थे द्वाला गाँव से, वो टीबी के पेशेंट थे। टीबी में वो दिल्ली में भी वो इलाज करा चुके थे। वो टोटल उनका जो है बोन फ्यूज हो गया था, वो चल नहीं पा रहे थे। मेरे पास जो पेशेंट आए थे वो एचएचआर पे आए थे और दवा रेगुलर एटीटी नहीं ले रहे थे। तो हम उनसे बात किए, पैसा गरीब पेशेंट थे, उनका पास पैसा इतना भी नहीं था कि हिप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं वो। तो हम अपने सर से पता किए, पटना में सर है, पब्लिक सर से बात किए। वो बोले कि उनके पास अगर कार्ड होगा आयुष्मान कार्ड तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर देंगे हम। तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको एटीटी कोर्स करना पड़ेगा। तो 6 मंथ उनको एटीटी कोर्स करवाए हम। फिर हम पटना रेफर किए। पटना में उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनको खर्चा 3 से 4 लाख पड़ जाता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलिए 4-5 हज़ार जो खर्चा होगा उसमें उनका हिप ट्रांसप्लांट हो गया। आज जो व्यक्ति मेरे पास स्टेशन पर चार्ज में लेके आया था, वो पेशेंट चलते हुए मेरे पास आता है, तो इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किसी डॉक्टर के लिए बात नहीं हो सकता है। बहुत सारा हार्ट पेशेंट है, अटैक पेशेंट जो आए दवा खा रहे हैं, अपनी पेशेंट ठीक है, टच में है। कुछ पेशेंट नहीं ठीक हो पाए हैं, कुछ पेशेंट एक्सपायर कर गए हैं। तो मैक्सिमम वही पेशेंट घबराते हैं जो पेशेंट फॉलोअप नहीं रखते हैं। एक पेशेंट को याद आ रहा है, बगल में एक मछली गाँव है, यंग लड़का आता है नेगेटिव पॉजिटिव। हम बोले बाबू दवाई खाओ, तुम दवाई उसको टीनोफॉर्मिन एंटीवायरल चला है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा था, डीएनए लोड उनका, तो लेकिन वो आ गया वो नीम हाथी के चक्कर में। तो उसको भला फुसला दिया, एंटीवायरल ड्रग छोड़ के अब वो चले गया झाड़ फूक के चक्कर में। फिर 1 महीना बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा मैसिव एसाइटिस के साथ मेरे साथ पहुँचा और पेशेंट कमाटोज कंडीशन में पहुँचा। हम पूछे कैसे हुआ, तो साहब का दवाई छोड़ के ये नीम हाथी इलाज करा रहा है। तो प्रयास तो किए, फिर भी उसको हम बचा नहीं पाए। इसका हमको भी दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट अपना जिम्मेदार खुद है। आप इलाज में हैं तो डॉक्टर टच में रहिए, जब तक डॉक्टर कहते हैं। अपने मन से डॉक्टर नहीं बनिए और नीम हल्के चक्कर में नहीं रहिए। कोई आपको बहुत बड़ी बीमारी को, आपको डायबिटीज को जो है कहला जूस पिला के ठीक नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस का आपको झाड़ फूक ठीक नहीं कर सकता है। आप डॉक्टर विश्वास कीजिए, मिलिए, हम लोग भी पूरा कोशिश करेंगे। भगवान नहीं है, इंसान है, हाँ इंसान है, पढ़े हैं, अपने मेडिकल साइंस नॉलेज लगा के आपको मैक्सिमम कोशिश करेंगे ठीक करने की। तो सर आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, वॉच करेंगे इस वीडियो को, आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, आप जरूर कहिए कि किस तरह से रख रखाव अपना करे कि स्वस्थ रहे वो। रख रखाव का डिपेंड अपॉन आपको क्या सिम्टम है, किस एज ग्रुप के हैं। 60+ एज के लिए अलग है कि आप 60+ एज में हैं तो थोड़ा खान पान में बहुत परहेज करें, स्ट्रेस से दूर रहें, है ना, और उसके बाद सुबह एक्सरसाइज करें, फिर भी दौड़ें। हम जानते हैं कि एक बड़ा बात, छोटे बच्चे को ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज सब क्यों नहीं होता है। आजकल तो छोटे बच्चों को होने लगेगा, पहले क्यों नहीं होता था। कारण था कि छोटे बच्चे फील्ड में खेलते हैं, कूदते हैं। हम जितना जल्दी खेल से दूर होंगे, हम उतना जल्दी बीमारी के पास आएंगे। आप टाइम दीजिए खेल पे, खेलिए कूदिए, फील्ड में जाइए। 30+ के हो गए तो भी क्यों तो किसी से जुड़ रहिए। तो जितना फिजिकली एक्टिव रहिएगा, हर तरह से कोई बीमारी से दूर रहिएगा। जितना फिजिकली एक्टिव रहिएगा, आप व्यसन कीजिएगा, दारू पीजिएगा, तारी पीजिएगा, है ना, आप हाइजीन मेंटेन नहीं रहिएगा, आप किसी बात को लेकर टेंशन में रहिएगा, कलम में रहिएगा, या फिर टाइप ए पर्सनैलिटी, मतलब कि
किसी चीज को पाना ही पाना है, अपना फिजिक ध्यान देना, पैसे पीछे भागे जा रहे हैं। जितना आप उस तरह रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। आप स्ट्रेस से दूर रहिए, अच्छा हेल्दी डाइट खाइए, हेल्दी लाइफ जिए। आप 10,000 15,000 कमा के भी एक खुशी संपन्न जिंदगी जी सकते हैं। जितना आपका है लेवल उसी में उससे ज़्यादा पैर नहीं फैलाइए। ज़्यादा शौक रखने से, ज़्यादा करने से फिर टेंशन, फिर हेडेक, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। क्योंकि इसका एक लिमिट, आप टाटा, बिरला, अंबानी को भी कहीं ना कहीं उनको भी लगे हुए हैं, तो आप हमका क्या होगा। तो उससे भी जिसकी कौन से भी रहिए, अपना फिजिकली फिट रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप अपना बेशकीमती समय हमको दिए और इतने सारे अच्छी बातें किए, इतने सारा ज्ञान दिया। और बहुत सारे लोग आपके इस बातों को कदर करेंगे, देखेंगे और अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बात और कहना चाहेंगे कि हम इस पूनम हेल्थ केयर के लिए कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, इलाज कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास पैसा कमी होता है और सही रूप से आप सही रूप से कुछ तो कुछ भवन के कारण कमी आप पे रह गया, या फिर कोई ऐसा आपके पास आप विपदा आ गया है, कोई विधवा है, कुछ है, किसी कारण से बच्चा है, तो ऐसे पेशेंट को हम अपना फीस का भी दे देंगे। जो मेरे पास कोई विधवा आएगी, फिर शारीरिक से संपन्न नहीं है, और मैं जो चंदन है दवाई दुकान में, उसको भी वो लड़का भी सामाजिकरण तत्पर रहता है, जितना हो सके हम उसको फ्री करेंगे। मेरे पास आइएगा तो पैसा कमी कहना आपको वापस लौटाया जाएगा, इस बात को हम आश्वासन दे देते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास भी संस्था है, इस संस्था चलन अर्थ की मेहनत होता नहीं है। आप अगर संपन्न है, हाँ, एक तो पैसा आपको देना तो जोड़िए कि जो उसे कहानी संस्था चल पाएगा। कुछ कमी है तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका भी काम चल जाए और संस्था मिनिमम में नो लॉस नो प्रॉफिट में चले। हाँ, आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो हम आपको खाली हाथ लौटाएंगे। हम कितना मेडिकल कैंप भी किए हैं, वो इतना गरीब देखें कि 100 रुपये का औकात नहीं कि वो लोग दवा खरीद सकें, हमारा फीस दे सकें। हम जाके इलाज करते हैं, फ्री कॉस्ट में दवा देते हैं, तो वो पेशेंट उस दवा से ही महीना जिंदा रहते हैं। या ठंडा मौसम में कुछ दवा पेशेंट है, महीना भर दवा दे दिए, दवा ठंडा बच लिए, पहले ठंडा देखा जाएगा। समाज में बहुत गरीब व्याप्त है, हम कोशिश करेंगे जितना अपना काम करते हुए भी सामाजिक रूप से कितना हम इसको उत्थान कर सकें मिथिला को। ये सर का बड़प्पन है, आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर आप गरीब पेशेंट हैं तो आप घबराइए मत, सर ने जो बात कही है पूरी तरीके से 100% सत्य है। और सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ के जो स्टाफ हैं उनका क्या फीडबैक है आपकी नज़र में? स्टाफ सब अच्छे हमारे हैं, क्वालिफाइड स्टाफ सब हैं। उसको जैसे हम अपना टेम्परा लो रखते हैं हमेशा। हम भी जैसे कोई पेशेंट आया, अब देखिए किस कुत्ते में डॉक्टर, अगर हम 10% देखते हैं, अगर हम 50% देखे हैं, आज ही हम चाचा जी हम चाची जानते हुए डॉक्टर साहब आकर दवाई हमारे एक्शन हो गए, हम फेल हो गए, वो हो गए। तो कभी भी आपको टेम्परा हाई नहीं करना है, कभी नहीं करना कि आप जाइए वही किसी को नहीं। बहुत से काम हो सकता है कि मैं दवाई लेने के बाद सेकेंडरी पे दूसरी बीमारी हो गया हो सकता है कि दवाई ठीक से फॉलोअप नहीं की हो, या दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है कि दवाई शूट नहीं किया हो, हमेशा नहीं किया। तो उसको देखते हुए हम करना है और अपना टपा रो रखते हुए बात करना है, उससे ठीक होगा। पेशेंट एक्सीडेंट को भी बोलते हैं अपने स्टाफ को, सब कुछ ठीक है तो कभी लोग थोड़ा टेम्परा थोड़ा हाई कर लेता है, टेम्परा लॉक करना पड़ेगा, क्वालिफाई है, सब कुछ लगा सब ये है। और प्लस एक ऐसा संस्कारमयी वातावरण बनाना है, दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। जो हमारे यहाँ आती हैं, लेडीज आती हैं, वो सब मातृवत है, माँ के समान है, बहन के समान है, बेटी के समान है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि कोई भी स्टाफ में अगर करता है तो कल स्टाफ को नहीं हमको बोलेगा डॉक्टर साहब क्लिनिक के लिए ना बोले, हम ऐसा नहीं सुना पसंद करेंगे। इस चीज को हमेशा मेंटेन करना है, बाकी यश देने वाले भगवान है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते हैं कुछ लोगों से अब बातें करते हैं, यहाँ पे जो कुछ पेशेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप देखिएगा, कुछ पेशेंट हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी हम बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या नाम हुआ आपका? अवधेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए हैं? इलाज भी कराए हैं, कितना पेशेंट भी दिए हैं, सब में जस्ट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। आप क्या चीज़ का इलाज कराए थे? हम तो पर्सनल शुगर का इलाज कराए,
तो अभी कैसा अनुभव कर रहे हैं नहीं हम बिल्कुल ठीक आप ठीक हैं? सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। उनका इस इलाका में जस भी बहुत ज़्यादा है। चलिए आपका धन्यवाद। एक और व्यक्ति यहाँ पे बैठे, क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार शाह, शंकर कुमार शाह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? झंझारपुर पुराने बाजार पोस्ट ऑफिस चौक। आप यहाँ किनका इलाज कराने के लिए आए? उनका वाइफ का इलाज कराने आए। अभी कैसा है आपकी वाइफ की तबीयत? ठीक है अभी। क्या कहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छा है, सर का इलाज बहुत अच्छा है, दवा भी बहुत अच्छा देता है, सब चीज़ यहाँ पूरा व्यवस्था है। और यहाँ पे जो दवा की दुकान है चंदन सिंह जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपको डिस्काउंट मिलता है उनके तरफ से? हाँ मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। चलिए, तो आप देखें यहाँ पे कुछ पेशेंट बैठे हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। आइए कुछ अंदर और पेशेंट हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हरे राम मंडल, कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 के रहने। क्या हो रहा है आपको? को गैस ज़्यादा परेशान। गैस ज्यादा परेशान कब से कर रहा है? कब से? अब 6 महीने से। 6 महीना से कर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर राकेश रोशन, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? आज तो हम भर्ती है, आज भर्ती हो, इससे पहले कहाँ इलाज करा रहे थे? इससे पहले इसके प्रसाद SK प्रसाद से इलाज करवा रहे थे। तो आज आप कब से यहाँ पे हैं? आज हम यहाँ 3 घंटा करीब हुआ। तो 3 घंटा में कुछ सुधार लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है।